TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही TV20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और आजमगढ़ में पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के साथ प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अब राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच का समर्थन पत्रकार सुनील कुमार दत्ता को मिल गया है। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा है कि समाचार पत्र पायनियर के ब्यूरो कार्यालय को अवैध तरीके से ध्वस्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के बहुमूल्य सामानों अभिलेखों को शासन प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के पहले बिना विधिक पक्ष में ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि लोकहित में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आ भी रहा हो तो लोकहित के कार्यों में शिथिलता बरती जानी चाहिए। बजाय वर्षों से पत्रकारिता जगत में जनपद का नाम रोशन करने वाले सुनील कुमार दत्ता का नियम विरुद्ध तानाशाही तरीके से उत्पीड़न करना अलोकतांत्रिक, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। क्या कुछ कहा और आपको सीधे सुनवाते हैं। आजमगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। आजमगढ़ प्रशासन द्वारा समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद समय सीमा के पहले ही जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाते हुए सुनील कुमार दत्ता जी के दफ्तर को, उनके उपयोगी सामानों को ध्वस्त किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तानाशाही रवैया है, अलोकतांत्रिक है। आजमगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान पर, वहाँ के पत्रकारों पर, समाजसेवियों पर जब भी अन्याय उत्पीड़न होगा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं और एक सलाह देना चाहता हूं कि जनहित लोकहित के कार्यों में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आता है तो उसमें शिथिलता बरती जानी चाहिए, न कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकहित में लगे हुए पत्रकारों, समाजसेवियों का उत्पीड़न किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जिस तरह का माहौल बन गया है, ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों ने जिस तरह से जिला प्रशासन के पास अपनी समस्याओं को लेकर जो आपत्तियां दायर की थी, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि आपत्तियां पंचायत चुनाव के अधिनियम के तहत आती है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे समय में जारी किया गया है कि उसके अगले दिनों तक, कई दिनों तक छुट्टियां कर दी गई। इसी बात को लेकर हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जिस तरह से माहौल बन गया है, लोगों में स्थिरता नहीं आ पा रही है, उसी सब दूर करने के लिए, क्योंकि जो ग्राम प्रधान पंचायत के लोगों ने डीपीआरओ जिला स्तर पर अपनी आपत्तियां दाखिल की थी, ऑब्जेक्शन दाखिल किए, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन जारी की थी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा उनके बारे में कोई लोगों की, जबकि वो आपत्तियां संवैधानिक रूप से चुनावी स्तर को पंचायत राज चुनाव अधिनियम और उसके आधार पर दी गई, तो उनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पा रहा है। और इसके विपरीत जहां अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया, आचार संहिता लग गई, आगे का प्रोसेस हो गया, यद्यपि ये सारे दिन छुट्टियों के थे। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये जब अधिसूचना जारी की उसके अगले दिन से ही पूरी छुट्टियां लगा दी गई और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिससे कोई कानूनी कार्रवाई। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए समय बहुत कम है, कई पंचायत के लोग इस बारे में संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी आपत्तियां दे रहे हैं, अपने चीजें ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, और इस बारे में अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी चीजें, डॉक्यूमेंट, उनके इलेक्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपत्तियों को सभी को लेकर जितने भी याचिकाकर्ता होंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित, उनके बारे में जो अधिसूचना हुई, आचार संहिता हुई, इनको चैलेंज करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही हम एक याचिका लगाने जा रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर समय बहुत कम है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में देश की सबसे बड़ी मजबूत और सबसे छोटी चुनावी इकाई लोकतांत्रिक चुनाई को हमें मजबूत करने के लिए यह प्रयास करना पड़ेगा, जिससे न्याय हित में जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, आपत्तियां दाखिल की हैं, ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उनकी सुनवाई हो सके, उन पर आगे चीज हो सके, शांति माहौल बना सके, शांति ना फैले, ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख,
ये सबसे मजबूत इकाई है, उसके द्वारा ही देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद और राज्यसभा के लिए रास्ते जाते हैं। और उन पर अगर ऐसा होगा, उन पर देखिए सबसे निचले स्तर पर ही लोग इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी ऑब्जेक्शंस जो उनकी लगाई गई हैं या वहां प्रार्थना पत्र दिए गए डीपीआरओ पर, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। लोग एप्लीकेशन देते हैं, रिसीविंग कॉपी है, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालेंगे। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि खुर्जा में रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। संभवतः बच्चे इन खंभों पर बैठे थे, ऐसा प्रतीत होता है और लोगों के स्थानीय लोगों ने बताया है। अचानक खंभे फिसल गए। इस योजना का शुभारंभ पिछले दिनों PM ने ही किया था। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। खुर्जा में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। तस्वीरें आपके सामने है, TV20 न्यूज़ पर बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक खुर्जा में रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आए OHE खंभे के नीचे दबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की निंदा की है। आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ पिछले दिनों ही अभी PM ने किया था। और आजमगढ़ में पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के साथ प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अब राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच का समर्थन पत्रकार सुनील कुमार दत्ता को मिल गया है। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा है कि समाचार पत्र पायनियर के ब्यूरो कार्यालय को अवैध तरीके से ध्वस्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के बहुमूल्य सामानों और अभिलेखों को शासन प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के पहले बिना विधिक पक्ष में ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि लोकहित में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आ भी रहा हो तो लोकहित के कार्यों में शिथिलता बरती जानी चाहिए। बजाय वर्षों से पत्रकारिता जगत में जनपद का नाम रोशन करने वाले सुनील कुमार दत्ता का नियम विरुद्ध तानाशाही तरीके से उत्पीड़न करना अलोकतांत्रिक, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। क्या कुछ कहा और आपको सीधे सुनवाते हैं। आजमगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। आजमगढ़ प्रशासन द्वारा समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद समय सीमा के पहले ही जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाते हुए सुनील कुमार दत्ता जी के दफ्तर को, उनके उपयोगी सामानों को ध्वस्त किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तानाशाही रवैया है, अलोकतांत्रिक है। आजमगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान पर, वहाँ के पत्रकारों पर, समाज सेवियों पर जब भी अन्याय उत्पीड़न होगा, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ और एक सलाह देना चाहता हूँ कि जनहित लोकहित के कार्यों में यदि कोई नियम कानून आड़े हाथ आता है तो उसमें शिथिलता बरती जानी चाहिए, न कि अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकहित में लगे हुए पत्रकारों, समाज सेवियों का उत्पीड़न किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आजमगढ़ की रौनापार क्षेत्र से खबर है, जहां मंगलवार की रात में निवर्तमान महिला ग्राम प्रधान के 22 वर्षीय पुत्र को बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल निवर्तमान प्रधान पुत्र को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरा खास राजा की निवर्तमान प्रधान इंद्रावती देवी पत्नी पलटन यादव के पुत्र आशीष यादव मंगलवार की रात में चुनाव प्रचार के लिए निकला था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने लगभग 10 बजे झंडी के पुरा के पास गोली मार दी। पेट में गोली लगने से वह लहूलुहान होकर गिर गया। परिजनों ने उसे रात में ही हालत शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने बताया कि एक घटना आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरा खास राजा की है। 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो व्यक्ति घायल है वह खतरे से बाहर है। क्या कुछ कहा और सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कल रात थाना रौनापुर में चक्की हाजीपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है और उसे सदर हॉस्पिटल रवाना किया गया है। तत्काल फोर्स रौनापार गई और सदर हॉस्पिटल भी मेरे द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। वहाँ जो मजरूब था उसके पेट में गोली लगकर बाहर निकल गई थी। कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं था, लेकिन एक जो बात सामने आई, उसके पेट पर जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर ब्लैकनिंग के निशान थे, जो कि घटना के तथ्यों से मैच नहीं करते। उनके द्वारा गांव के 4 लोगों के खिलाफ
FIR लिखाई गई है और पता करने पर उन लोकेशन लेने पर उनमें से जो 2 लोग हैं वो गांव से बाहर थे। इस प्रकार FIR के तथ्यों से और जो तथ्य सामने आए वो मैच नहीं करते। सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो मजलूम है वो खतरे से पूर्णतः बाहर है। आजमगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने छत पर सो रहे अनुसूचित जाति के युवक की गला काटकर हत्या कर दी। पत्नी ढाल बनी तो उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। आधी रात में चीख पुकार मची तो सच्चाई जान लोग कांप उठे। वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मुबारकपुर पुलिस शव को कब्जे में लेने के साथ ही घायल पत्नी को पूछताछ व इलाज के लिए अपने साथ ले गई है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो भगतपुरवा मोहल्ला निवासी दिनेश राम 34 वर्षीय मंगलवार की रात छत पर सो रहे थे। निकट में ही उनकी पत्नी बीना भी सो रही थी। आधी रात में करीब 12 से 1 बजे के बीच में हमलावरों ने अचानक दिनेश के गले पर प्रहार कर दिया। पति की चीख सुनकर बीना की आंखें खुली तो नजारा देखकर उन्हें चीख निकल गई और विरोध को दौड़ी तो बदमाश और उनके कंधे एवं हाथ पर लोहे के धारदार शस्त्र से हमला कर दिया और घायल कर दिया। महिला पति को बचाने में जी जान से जुटी तो बदमाश भाग निकले। नीचे कमरे में सो रहे दिनेश की मां दुर्गावती भागकर छत पर पहुंची तो बेटे को रक्तरंजित देख को हराम मच गया। पास पड़ोस के लोग पहुंचे तो नजारा देख दहाल उठे। गांव के कुछ लोग पुलिस को इत्तला देते हुए बदमाशों के पीछे भी दौड़े लेकिन निराशा मिली। परिवार के लोग घटना को लेकर सन्न हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसी से कोई विवाद नहीं था, फिर बेटी को किसने और क्यों मौत की नींद सुला दी। आपको बता दें कि विष्णुदेव के 3 पुत्रों में दिनेश सबसे बड़े थे, जबकि 2 भाई उमेश और अखिलेश सऊदी अरब में रहते हैं। दिनेश भी सऊदी अरब में रहते थे लेकिन शादी को लौटे तो ये रहने लगे। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने क्राइम सीन देखने के बाद स्वजनों से बातचीत की, फिर पीड़ित पत्नी बीना को अपने साथ ले गए। इस बाबत मीडिया से बातचीत करने के दौरान आजमगढ़ के SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुबारकपुर की घटना है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। घटना और हत्या किस वजह से हुई है जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। अमीलो भगतपुर जो थाना मुबारकपुर क्षेत्र में है उसमें एक दिनेश नामक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर तथ्य ये सामने आया है कि ये हस्बैंड और वाइफ दोनों छत पर सोए हुए थे और उसकी रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट दिया गया, जिसकी बाद में डेथ हो गई है। इस संबंध में समस्त तथ्यों को जानकारी की जा रही है। कुछ तथ्य जो कि सस्पिशियस टाइप के हैं वो संज्ञान में आए हैं और बहुत जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसान आंदोलन और किसान कानून के खिलाफ जब सुनवाई कर रही थी, उस समय जो 4 सदस्यीय एक टीम गठित की गई थी उसमें से एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आधी अधूरी टीम रह गई थी और 2 महीनों में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है उसमें 2 महीने के अंदर ना ही कोई याचिकाकर्ता और ना ही कोई किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंध में किसी से पूछा गया कि इस कानून से आपको फायदा है या नुकसान। तो किस आधार पर यह रिपोर्ट दाखिल की गई है? सुप्रीम कोर्ट को किसानों से, किसान संगठनों से, कमेटी के सदस्यों से इस फैसले के बारे में पूछना चाहिए था। इस तरह से लिया गया निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, आपको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब किसान आंदोलन और किसान कानूनों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी उस समय 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 सदस्यीय में एक कमेटी के सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो आधी अधूरी कमेटी 3 सदस्यों की रह गई थी और 2 महीने में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ है जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है उसमें 2 महीने के दौरान ना ही किसी याचिकाकर्ता, ना ही किसी किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंधित व्यक्ति से, ना ही हमारे याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थे उनसे किसी से भी इस कमेटी ने बात की, सलाह की, उनसे पूछा, उनकी दुख तकलीफ कष्ट इन कानूनों के बारे में पूछा कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या इस तरह की बातें कोई किसी ने किसी 3 जो आधी अधूरी कमेटी है 3 सदस्यों की उन्होंने नहीं की। और पता नहीं किन आधारों पर कैसे किस तरह से किन मजबूरियों में ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दाखिल की है। समय 2 महीने के अंदर किया, लेकिन समय बढ़ाया जा सकता था अगर कोई समय की बात थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, जो आंदोलनकारी थे, जो किसान संगठन थे, जो लगातार आज भी इतने दिनों के बाद भी आंदोलनरत हैं और कानूनों का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, सब कुछ है, लेकिन कमेटी से बड़ी आशा थी कि कमेटी निष्पक्ष रूप से इन कानूनों के बारे में लोग
लोगों की राय लेके, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने चाहा था कि कमेटी हमें सारी जानकारी देगी, उसके बाद आधार पर हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मैंने सबसे बात की, सारे सदस्यों से बात की, किसान संगठनों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा हमसे कोई बात नहीं, हमसे कोई जानकारी नहीं की, हमें कभी नहीं बुलाया गया। भवन तो दिए गए कमेटी के लोगों को, सुविधाएं तो दी गई, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में, इन कानूनों में बदलाव या सही जो भी है, आप संतुष्ट तो करते, आप एक बात तो करते, आप उनके विचार तो लेते, आप उनकी भावनाओं को तो जानते, आप उनके बारे में तो समझते कि कैसे क्या किस तरह से हो सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई और आधी अधूरी कमेटी तो थी ही, और उन्होंने शायद आधी अधूरी जानकारी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट के द्वारा दाखिल की है। अब देखेंगे आगे क्या किस तरह से होता है, लेकिन ये इस किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ गलत है, अन्याय है। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली अंतर्गत राजेश शंकरपुर ग्राम सभा के प्रधान के घर दिन दहाड़े हुई तोड़फोड़ की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में रोष भी दिखाई दे रहा है। तो वही परिवार वालों ने इस घटना में हुए नुकसान को चुनावी रंजिश व साजिश के तहत स्थानीय पुलिस पर कार्य करने का आरोप लगाया है। घर की महिला मुखिया ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस एक कमरे में जबरदस्ती घुसकर घर में रखे बक्से, बैग व अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे सामानों को बाहर फेंक दिया एवं कीमती जेवरात व नकदी अपने साथ लेकर चली गई। तो वही घर पर पड़े चौकियों व घर की खिड़कियों के साथ साथ पानी पीने के लिए नल को भी तोड़ डाला और उसमें लगे मोटर को भी उठा ले गए। जबकि प्रधान की पत्नी का आरोप है कि महिला पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई है। उक्त घटना के संबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो गाँव वालों का कहना है कि प्रधान की लोकप्रियता से कुछ लोगों को परेशानी होती है, जिसको लेकर उन्हें पहले भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा चुका है और अब उनके परिवार द्वारा प्रधानी व महाप्रधानी का चुनाव लड़े जाने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। वही गांव वालों के अनुसार पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन अगल बगल के लोगों का बताया जा रहा है। प्रधान के घर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में प्रधान के घर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए और उन पर हुए अत्याचार की निंदा कर रहे हैं। फिलहाल सुनवाते हैं घर की मुखिया क्या कुछ का। बताएं क्या नाम है आपका? हमार जेवर रहे लड़का के शादी करे के भइल रहनी पतोहन, हमार अमलावती ना है। अच्छा, आप इस घर की क्या है, मुखिया है? मुखिया है। अच्छा, क्या हुआ है फिर, क्या वारदात हुई है? पतोहन के जेवर रहल है, शादी करे के जेवर लेकर रखले रहनी लड़का के मई में हम शादी करे के रहनी है, ओकर जेवर रहल है। अब 4 लाख रुपया रहल है, वो सब उठा ले गई ना। 4 लाख रुपए प्लस जेवर पुलिस वाले ले गए? हाँ, लेडीज रहली है। अच्छा, तोड़ फाड़ लोग यहाँ सुहा ले कहना, जब बोले जात रहने तब कहते चुप बोलिए मत। जब हम बोला था अरे साहब हमारे बच्चे कहाँ सुते हैं, तब बोल वहीं बैठ बोले मत। बोले नहीं, मोबाइल छीन रहा, 4 गो गाड़ी रहली है, गाड़ी उठा। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी पल्सर रहली है और कौन कौन गाड़ी रहली? 2 चक्का वाहन था? 4 चक्का? 2 चक्का। कितनी गाड़ियाँ थी टोटल? 4 थे। 4 गाड़ी? 4 गाड़ी सब लेके गए? हाँ, अटप पर रहल है, यहीं जुगन धैल रहल है, केरे पर ले कर रखले रहने हैं। उठप उठा ले गए, नलका तोड़ दिया ना, हमारे बच्चे के पानी पिए के नहीं ठिकान रह गए, हमारे बच्चन के सुते के ठिकान ना रह गए। अच्छा, नल भी ले गए? हाँ, तोड़ के वही रखले हम। अच्छा, मोटर उठा ले गई ना, मोटर उठा ले गए, पाइप उठा ले गई ना। हाँ, ऐसा पुलिस क्यों की है आप लोगों के साथ? ये है चुनाव के अर्थ है। चुनाव को लेकर के केवल? चुनाव लड़का हमार लड़त है, उमें चिमचा भिड़ गई ना जी, चुनाव लड़े न पावा। अच्छा, हाँ, इसीलिए जो है ये कार्रवाई कराई जा रही है। कार्रवाई कराई। आपका आरोप है कि ये कार्रवाई कराई जा रही है? ये चुनाव न लड़े पावा, महाप्रधानी अपन ही आयल है, प्रधानी लड़ता रहना है, वो लड़त है, यही के कारण हमारी। तो किसी पे आप लोगों का कोई शक? आप शक हम के बतावल ना साहब? ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ही आपके जो है पुलिस इसमें कर रही है, पुलिस जो कुछ भी कर रही है। 2 चक्का रहना है, बाकी 2 चक्का से रहना, 2 जने मुंह बनले रहना है लाल गमछा से, आ 1 जने गमछा ना ले रहना है, ऐसा रहना है। वो आदमी हम चिन्हतो रहनी है, बाकी तो के कान कहाँ हम देखले रहनी है। हाँ, तमाम टूटा हुआ है और हमारी गाड़ी जो है, हम चाबी हमारे पास है, हमारी जेब में ही, और पेपर भी हमारे पास हम घर पे रखे हुए हैं। गाड़ी हमारी जो है लाख तोड़ करके, देखिए हमारी चाबी है, गाड़ी लाख तोड़ करके और पुलिस वाले हमारी गाड़ी लेके गए हैं।
तो इसका कारण क्या था, क्या कार्रवाई का कारण यही है सर, जैसे निरंजन जी यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं और यहाँ से प्रधानी भी लड़ रहे हैं, और अराजी अमानी की जो जनता है इनको इस बार महाप्रधानी के लिए खड़ी की है सभी लोग मिल करके, तो इनको चुनाव न लड़ने दिया जाए इसलिए इनके बनने वाले हैं। जी हम अराजी जंगल में न्यूज के रहने वाले हैं। जी मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी किया, इनको देखा इनकी हालत बहुत खराब थी, हमने कहा कि भाई साहब आपके साथ मैं चल सकता हूँ। किसकी हालत बहुत खराब? ये इनके चाचा, सत्यवन नाम है इनके चाचा। अच्छा। की तबीयत खराब, मैंने कहा भाई साहब आप अपनी भी गाड़ी यहीं बाइक हम खड़ी कर दे रहे हैं, अब इनको लेकर आपके साथ में हम चल रहे हैं। तो साथ में हम लोग दोनों लोग तीनों लोग चले गए। अच्छा जी। तो आपकी बाइक करने का मतलब कि आपने इनके दरवाजे पर खड़ी किया? पुलिस चाबी मेरे पास है सर, हमने सोचा कि सुरक्षित रहेगी यहाँ। जी। पूरे देश में जहां सोमवार को पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ तो पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सुरक्षा में पूरे दिन रात लगे हुए। होली के दूसरे दिन पुलिस की होली होती है, उसी के तहत मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में थाना परिसर में पुलिसकर्मियों की होली मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र कुमार शुक्ला भी पहुंचकर सब इंस्पेक्टर व पुलिसकर्मियों के साथ अबीर गुलाल की होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दिया। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर खूब रंग और अबीर की वर्षा की और लोगों को होली पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी तथा जलपान की भी व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें लोगों ने होली के पारंपरिक मिष्टान गुजिया का खूब आनंद लिया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने होली के गीतों पर साउंड सिस्टम द्वारा ठुमके भी लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। सबका एक साथ हो गया। अंदर वाले भी बाहर आ जाओ। दीवान जी बैठे क्या वहाँ? मुसलमान हो मुसलमान का ज्यादा। आजमगढ़ के बरदौ थाना पुलिस ने बीते दिनों सुनहरा गांव में हुए अनिल हत्याकांड में शामिल 3 हत्यारोपियों को मंगलवार की रात अजावर नरपलिया के समीप से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि चुनावी रंजिश को लेकर हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला कर अनिल की हत्या की थी। सुनहरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर अनिल यादव पुत्र ननकौ की बीते दिन लाठी डंडा से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में फरार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर बरदौ थाना के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार, सब इंस्पेक्टर शमशाद अली मंगलवार की देर शाम को अजावर नरपलिया के समीप से हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपितों में रणविजय यादव पुत्र राम खिलावन यादव, चंदेलाल यादव पुत्र मनीलाल यादव, रविंद्र यादव पुत्र बेकारू यादव ग्राम सुनारा थाना बरदौ के निवासी हैं। इस बाबत घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। क्या प्रकरण था और किस मामले में गिरे? कल थाना बरदौ के सोनहरा गांव में शराब पीकर लगभग शाम को 7:30 बजे जब होली निमट गई थी तो 2 पक्षों में कहासुनी हुई और दोनों पटीदार थे और उसमें फिर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में चोट लगी और जौनपुर ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो तीनों मेन अभियुक्त हैं। बाकी 6 लोग बाकी हैं जिनके लिए दबिश भेजी गई है, पुलिस की टीमें रवाना की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो इसके जो मुख्य अभियुक्त था, जो निवर्तमान प्रधान भी है, उसके द्वारा पोखरे की ज़मीन को कब्जा कर उस पर एक गेस्ट हाउस टाइप बनाया गया था, मकान बनाया गया था। उसकी आज नाप तोल की गई राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा और वो पोखरे की ज़मीन बना पाया गया। अवैध रूप से बना पाए जाने के कारण इसमें उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है
और उसे ज़मींदोज किया गया है जेसीबी मशीन लगाकर। जो जिसने एक ज़मीन कब्जाई हुई थी निवर्तमान प्रधान, उसे भूमाफिया घोषित किया जा रहा है और उसके ऊपर इस सरकारी जमीन कब्जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ जो इस तरह की जो लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कि पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और धारा 144 लगी हुई है। इस तरह के एक्टिविटीज से, असामाजिक गतिविधियों से बाज है, अन्यथा उनके खिलाफ इस चुनाव के दौरान ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो वो जिंदगी भर याद रखें। अम्बेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग ने 12 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जनपद में अज्ञात कारणों से लगी आग से 12 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी व राजस्व विभाग की टीम नहीं पहुंची। हंसौर थाना क्षेत्र के हंसौर बाजार तरौली मुबारकपुर निवासी देवनारायण मिश्रा के खेत में अचानक लगी आग से 12 बीघे गेहूं जलकर खाक हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी20 न्यूज पर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग ने किसान की 12 बीघा गेहूं की फसल जलाकर राख कर दिया है। और इसी बीच ये भी खबर है कि ग्रामीणों के अनुसार की सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी व राजस्व विभाग की टीम नहीं पहुंची। एक बार फिर से आपको बता दें कि हंसौर थाना क्षेत्र के हंसौर बाजार तरौली मुबारकपुर निवासी देवनारायण मिश्र के खेत में ये आग लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद भर में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पंचायत चुनाव को देखते हुए जनपद के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं लेने का पुलिस द्वारा फरमान जारी कर दिया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ कार्यक्रम के तहत पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुधीर सिंह है, जो करोड़ा थाना कोतवाली का रहने वाला है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा व संजय तिवारी चौकी प्रभारी एरबल की भूमिका सराहनीय रही है। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव का यह परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा और अपने परिवार के एक युवक के 1 साल पूर्व हुई मौत के मामले में अब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगा एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसपी को सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में परिजनों ने कहा कि हमारे गांव का ही एक लड़का मेरे पुत्र मोहम्मद नदीम के मोबाइल पर फोन करके उसे बुलाया। जब काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी नदीम घर नहीं पहुंचा, तब हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पता चला कि ट्रेन से कटकर उसकी फूलपुर में मौत हो गई है और हम लोगों को बिना बताए उसका पोस्टमार्टम कराकर गाँव पुलिस ने सौ भेज दिया। हम लोगों ने बार बार थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस द्वारा अन्य थाने का मामला बताकर हमें पिछले 1 साल से दौड़ाया जा रहा है। हम एसपी से मांग करते हैं कि मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। कहाँ के रहने वाले हैं? नंदाव थाना सरामी। क्या मामला है आप आए यहाँ? मामला ये है कि मेरे भाई को गांव में गया था, गांव में से वहाँ से उठा के ले गए, वहाँ फूलपुर ताहिर हॉस्पिटल के पीछे जाल में मार के फेंक दिया। फिर वहाँ से पता चला कि आपकी लाश आ गई आजमगढ़। घर का कोई गार्जियन भी नहीं पहुँचा और फिर बिना पहुँचे हुए पोस्टमार्टम भी करा दिए। फिर शाम को लाश 8 बजे वापस भेज दिया नंदाव दूसरे दिन। क्या चाहते हैं आप? हमारा अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, दौड़ रहे हैं। थाना वाला फूलपुर भेजा है, फिर वो भेजता है सरामीर जाओ तो फिर वो कहता है कि जाओ फूलपुर, मामला है, कुछ हुआ नहीं। हम लोग बहुत परेशान। यहाँ पर आए क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे गए, अंदर जाने नहीं दिए, खाली अब्बा गए थे अंदर। और है आपका? अब्दुल वहाब। कहाँ रहने वाले हैं? नंदाव थाना। क्या मामला है आप आए यहाँ? हमारे लड़के को वहाँ से फेंक दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहाँ से फेंक दिए? कहाँ से फेंक दिए? घर से निकला, गांव में गया, गांव में से गायब कर दिए। तो कहाँ मिली लड़के? लाश हमको मिली आजमगढ़ अस्पताल में। एक से मालूम पड़ा उसके पास प्रूफ भी था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उरई जालौन के सभागार में कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में प्रेस वार्ता की, जिसमें वैक्सीनेशन 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जिला अस्पताल सहित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण करना सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य दिया तथा प्रत्येक नागरिक को कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वैक्सीनेशन की सूचना प्रत्येक नागरिक को देकर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने प्रेरित करें।
62 PSC सेंटरों पर 6 दिन एवं CSC सेंटरों पर 3 दिन लगने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह से सफल बनाएं ताकि जनपद के प्रत्येक 45 वर्ष के ऊपर के नागरिक को टीकाकरण अवश्य लग सके। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सिर्फ एक ही अपील की कि 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कि 45 प्लस के सभी नागरिकों को इम्यूनाइजेशन कराना है, टीकाकरण कराना है। और आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे नियरेस्ट सेंटर पे ले जा करके उनका टीकाकरण कराएं, ताकि आने वाली इस महामारी से बचाया जा सके। क्योंकि ये जो टीकाकरण हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, जो जनता की गलत विचारधारा है कि इससे नुकसान हो जाएगा, कोविड फिर से हो जाएगा, तो ये उसकी सोच गलत है। ये आपको उस संदेश को वहाँ तक जनता तक पहुँचाना है, क्योंकि जिन जिन को टीका लगा है उनको भी ये बीमारी हुई है, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उसकी सीवियरिटी उससे कम हुई है और कांटेक्ट में आने पर भी उसका रेशियो कम हुआ है। कांटेक्ट में जैसे जिसने टीकाकरण नहीं कराया है तो उनके कांटेक्ट्स के आने पर इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर टीकाकरण जिसका हो चुका है उनमें अगर कांटेक्ट होता है तो उनका इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल 0 के बराबर है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा GGIC आजमगढ़ में बनाए गए कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों से जनपद में आने वाले सभी व्यक्तियों की कोविड-19 की जांच कराई जा रही है और जिन व्यक्तियों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि 148 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस में से 102 कोरोना पॉजिटिव केस बसों तथा ट्रेनों के माध्यम से अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा चुकी है और जिनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट कल प्राप्त हुई है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 180088967334 स्थापित किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। इसके साथ ही लैंडलाइन नंबर 05462 356039 356040 356041 356044 पर भी संपर्क कर सूचना दे सकता है। जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से अपील किया है कि अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना अवश्य दें, जिससे कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान डिप्टी CMO डॉक्टर वाई की राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी राजेश कुमार, जिला जज दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बैरकों में जाकर महिला कैदियों से उनके खाने पीने, इलाज आदि अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। महिला कैदियों ने जिलाधिकारी से परिवार वालों एवं बच्चों से मिलवाने एवं बात करने की मांग की। जेल के अधिकारियों ने अवगत कराया कि जेल परिसर में PCU की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने महिला कैदियों को आश्वस्त किया कि कोविड-19 का संक्रमण कम होने पर उनके परिजनों से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने CMO को निर्देश दिए कि महिला कैदियों के स्वास्थ्य चिकित्सा की जांच एवं इलाज के लिए एक महिला नर्स एवं BSA को निर्देश दिए कि महिला कैदियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक महिला अध्यापक की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, CGM सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो भगतपुर गांव में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने पत्नी संग सोरे पति की हत्या कर दी थी। घटना में पत्नी भी चाकू से घायल हुई थी। मौके पर हुई छानबीन के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। SP के अनुसार पत्नी का अपने चचेरे देवर विपिन से अवैध संबंध था। इसी को लेकर साजिश रची गई और पत्नी के सहयोग से चचेरे देवर ने रिश्ते में बड़े भाई की हत्या कर दी। SP ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त आलाकत बरामद कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त की तलाश जारी है। अमीलो भगतपुर गांव के निवासी दिनेश राम 32 वर्षीय और उसकी पत्नी बीना 28 वर्षीय खाना खाने के बाद छत पर सोने चले गए थे। घर के अन्य सदस्य नीचे सोए थे। बताया गया था कि बीती देर रात अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वही पत्नी पर भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पत्नी द्वारा सुर मचाने पर जब तक परिजन आते हमलावर भाग चुके थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सब कब्जे में ले लिया और घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद SP सिटी पंकज कुमार समेत अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर छानबीन की, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। इस बाबत क्या कुछ कहा है SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के ऊपर हमला हुआ था, उसमें आज पुलिस ने अनावरण किया है। क्या प्रकरण है पूरा? ये थाना मुबारकपुर का अमीलो भगतपुरवा का प्रकरण है, जिसमें पति पत्नी दोनों छत पर सोए हुए थे। सूचना प्राप्त हुई कि पति की गला काट के इसने हत्या कर दी है। पत्नी के भी हाथ में चाकू लगा हुआ था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जब इसकी विवेचना हुई तो ये तथ्य पहले से ही सामने आ रहा था कि कुछ इसमें
कुछ ना कुछ आशनाई का चक्कर है। आज जब सारी बातें विवेचना के दौरान क्लियर हुई हैं तो इसमें जो लेडी है इसका चचेरा देवर विपिन इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसमें इसकी जो पत्नी थी जिसके चाकू लगा वो भी इसमें षड्यंत्र में शामिल रही है। बेसिकली इनका आपस में कुछ आपसी संबंध हो गया था, जिसके कारण ये हत्या इसके विपिन के द्वारा की गई। सर, ये पूरे घटना के पीछे इसकी पत्नी का ही साफ तौर पे नाम आ रहा है या फिर इसके साथ भी कोई और लोग थे? नहीं, इसका जो मृतक है उसका चचेरा भाई विपिन और इसकी पत्नी उसमें सहयोगी थी और विपिन द्वारा ये हत्या की गई है। जो आला कत्ल है जिससे हत्या हुई है वो भी बरामद हो गया है और बहुत जल्दी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। अतरौलिया से खबर है, जहां सबसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि ठंडक से अब मौसम गर्मी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हवा में नमी कम होती जा रही है, जिसका सीधा साधा असर सभी जीवों पर पड़ता है। मगर बेशक लोग तो इस परिवर्तन को समझकर और अपनी समस्या बता देते हैं, वही नवजात बच्चे अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाते, जिससे उन्हें कुछ बीमारियां होने की प्रबल संभावना बन जाती है। नवजात बच्चों का देखभाल कैसे करें, मौसम परिवर्तन के साथ बच्चों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है तथा इसका निवारण किस तरह से करें, आइए सुनाते हैं कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज यादव ने क्या कुछ कहा। परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीण अंचल में जो जच्चा बच्चा है उनकी देखभाल के लिए कोई सजेशन देना चाहें? जी सर, मैं सबसे पहले अतरौलिया के जनपद वासियों का अभिवादन करना चाहूँगा, अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पंकज यादव, बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, सबसैया अस्पताल अतरौलिया में हूँ। और जैसा कि आपका सवाल है कि जच्चा और बच्चा को मौसम चेंज के दौरान क्या सुझाव फॉलो करने चाहिए या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मौसम चेंज के दौरान आपको अपने रहन सहन, अपने हाव भाव और अपने पहनाव पे भी ध्यान देना है। जैसे रात के समय यूजुअली क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस दौरान आप पंखा या कूलर या जो भी इस तरह के हैं उनको कम पे रखें, उनको ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। कंबल या चादर अपने पास रखें कि ठंड लगे तो उसको ओढ़ा जा सके। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ में जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चों को, न्यूबॉर्न से लेकर 5 साल तक के बच्चों को खास ध्यान रखें, क्योंकि वो इस समय जो है निमोनिया या डायरिया के शिकार ज़्यादा होते हैं मौसम चेंज के दौरान। तो उनमें डिहाइड्रेशन की समस्या या सांस लेने की समस्या या खांसी की समस्या आती है, तो वो लोग को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आके उसको दिखाना चाहिए और अपने से ही नीम हकीम वाला इलाज नहीं स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये ग्रामीण अंचल है और यहाँ डिलीवरी के समय सरकारी हॉस्पिटलों में बच्चों के डॉक्टर कम देखे जाते हैं, आपके द्वारा यहाँ बच्चे देखे जा रहे हैं। अमूमन एक दिन में लगभग कितने बच्चों को आप इलाज कर रहे हैं? सर, अमूमन मैं 30 से 35 बच्चों का OPD करता हूँ और उन बच्चों में से जिन बच्चों को रिक्वायर्ड हेल्प होती है या IPD की या तो OPD के फॉर्म में या केवल मेडिसिन के फॉर्म में, तो वो हेल्प उनको मैं प्रोवाइड यहाँ पे करता हूँ। रिक्वायर्ड फैसिलिटी हमारे पास में ये सर है कि हम लोग जांच वगैरह करके, एक्सरे करके, जो बच्चों की डायग्नोसिस होती है उसको डायग्नोसिस बना के उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या सर बच्चों की देखभाल या बच्चों से बीमारी संबंधित सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल में है? जी सर, हमारे पास में सबसैया अस्पताल में अच्छी खासी व्यवस्था है। हमारे पास में जनरल वार्ड है, हमारे पास में लेबर रूम भी है, हमारे पास में एक NICU भी निर्मित है, जिसको मैं संभावित कुछ समय में उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ संसाधन जो जुटाने हैं उन संसाधनों को पूरी तरह से कंप्लीट करके इस सेटअप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। तो क्या सर यहाँ जैसे बच्चों के लिए ICU और इमरजेंसी की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अमूमन चालू होने में कितना समय लगेगा? सर, कोशिश तो हमारी यही है कि हम इमरजेंसी की सर्विसेज एकदम 24 घंटा देने के तत्पर रहें। NICU की सर्विसेज में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और अमूमन ये मान के चल सकते हैं कि 1-2 महीने के भीतर ही हम लोग काफ़ी हद तक प्रगतिशील होंगे। सर, मौसम चेंज होने की वजह से और कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल में बच्चों की देखभाल माता पिता के लिए कोई संदेश आपका? जी, मेरा सबसे पहला संदेश है सर कि बच्चों को सबसे पहले खान पान पे ध्यान रखा जाए।
अगर दिन में गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का सेवन ना करें, ठीक है। और जो बच्चों को नहलाना है, छोटे बच्चों को, तो धूप जब निकल जाए उस दौरान नहलाएं। पानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। पीने का जो पानी है वो गंदी जगह से इस्तेमाल ना हो, संक्रमित ना हो। हाथों को बहुत रेगुलरली धुलें और जब आप बाहर जाएं तो मास्क लगाने का जो है वो कोशिश करें कि मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धुल के अपने आप को साफ सफाई से। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के दरबरा गांव में विद्युत तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज हेतु सोसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि गांव निवासी 22 वर्षीय पीयूष अपनी गाय को बांधने जा रहा था कि ऊपर से जा रहे विद्युत तार जमीन से काफी नजदीक होने के कारण तार की चपेट में आ गया और जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानंद में परिवार वालों ने उसे सोसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों के अनुसार विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। परिवार के लोगों ने कहा कि संयोग अच्छा था कि घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा समय पर इलाज मिल गया और हालात अब स्थिर है। अतरौलिया से ब्यूरो प्रमुख आशीष कुमार निषाद की एक रिपोर्ट। आज सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या कैसे घटना हुई, थोड़े से बात बताएं। ये गाय बंधी थी, वहाँ पे जा रहे थे और बिजली का जो वायर है वो एकदम काफ़ी नीचे है, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई इतना नीचे, अब किसी को इतना गैस भी नहीं होगा कि वायर ऊपर है जी। और जिसके कारण से ये टच हुए, क्या हुए इतना मैं केयर नहीं देख पाया, पीछे था इनके। मैं जब ये नीचे गिर गए तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर बिजली का तार। तो कितने हजार वोल्ट का तार था वो जो? अब ये एग्जैक्ट तो बिजली विभाग को ही मालूम। तो क्या मतलब तार आपका बहुत नीचे था? हाँ, तार बहुत ही नीचे, मतलब एक नॉर्मल सा इंसान भी उसको हाथ से छू सकता है, हाथ ऊपर कर ले तो टच हो जाए, इतना नीचे वायर। तो क्या कभी कोई कंप्लेन हुई तार नीचे है? कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक। तो तुरंत यहाँ पे हम हॉस्पिटल लेके आए हैं जी। और किसी प्रकार वहाँ पे खड़ी फसल है, बाइक वगैरह टच हो जाए तो पूरी किसान की फसल जल जाए, इंसान मर जाए। और अगर मैं उसके पीछे नहीं होता, अगर जस्ट पीछे नहीं होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता बचाना, क्योंकि वो बेहोश हो गया, वहाँ चक्कर आके गिर गया, शरीर अकड़ गया। तो हम फटाफट अपनी किस गांव के रहने वाले हैं आप? बाबा गांव दरबरा। दरबरा गाँव।